वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो आप लोग सब कैसे हो? बढ़िया हो सब? गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, राम राम भाई, राम राम। सब बढ़िया हो ना सब बच्चे? हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मानव तंत्र, आपका दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें मैं पाचन तंत्र चल रहा है। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होंगे सर पाचन तंत्र अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो पाचन तंत्र आपका जो दूसरा चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझाने में। तो आप ऐसे टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आराम से पढ़िए, इतनी जल्दी है क्या है, ताकि अच्छे से सारे टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएं, एकदम समझ में आ जाएं। जल्दी करने से कोई फायदा नहीं है, आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, सैटरडे को आपका टेस्ट लिया गया था, तो आप लोगों की परफॉर्मेंस का आपको पता चल गया होगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है, कैसे आपका टेस्ट हुआ है, कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए हो। ठीक है ना? और टेस्ट में मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, साथ में मैंने फोटो भी दिखाए हैं, आपको इमेज भी दिखाई है। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत शानदार तरीके से सब समझ में आया होगा। ओके, तो अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, और आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन सिस्टम यानी कि मानव तंत्र। तो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें मैंने जितने भी पाचन अंग यानी कि जो डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स है वो कंप्लीट कराती हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि जो पाचन ग्रंथियां हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फिर पढ़ते हैं पाचन ग्रंथियों के बारे में कि पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं और हमारे शरीर में इनका क्या उपयोग है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित होती हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2, मानव तंत्र। ओके, मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम। तो सबको आवाज क्लियरिटी आ रही है ना एकदम अच्छे से? तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां हमारा टॉपिक चल रहा है पाचन तंत्र। इसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो पाचन ग्रंथियों को हम बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियां। तो हमारे मानव शरीर की जो पाचन ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी पाचन ग्रंथियां हैं? तो मानव शरीर में 3 प्रमुख पाचन ग्रंथियां हैं, 3 प्रमुख हैं। ये कौन कौन सी हैं? पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, दूसरी है अग्नाशय। अग्नाशय इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। और तीसरा है, तीसरी ग्रंथि है वो है यकृत। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर। ठीक है, अब इन पाचन ग्रंथियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है, अग्नाशय क्या होता है यानी पैनक्रियाज क्या है, और जो यकृत है यानी कि लीवर वो क्या है। ठीक है, अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं लार ग्रंथि के बारे में। ओके, ये मैं मिटा देता हूं। तो हम पढ़ते हैं हमारे शरीर की पाचन ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में? पाचन ग्रंथियां। तो पाचन ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, और पाचन ग्रंथि हम किसमें पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र इसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो पाचन ग्रंथियों में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लार ग्रंथि। कौन सी? लार ग्रंथि। इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो लार ग्रंथि सब जानते हैं कि लार कहाँ पे बनती है? मुंह में बनती है। तो ये कहाँ स्थित होती है? यह है मुख्य गुहा। मुख्य गुहा को क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी। यह माउथ कैविटी यानी मुख गुहा में स्थित होती है, ठीक है। और इसका काम होता है, इसका कार्य क्या होता है? लार का निर्माण करना। लार का निर्माण करना। अब ये लार क्या है?
ठीक है, हम पढ़ रहे हैं लार ग्रंथि। तो ये अब ये लार क्या है, जो लार होती है यह है एक सीर्मी तरल एवं चिपचिपा श्लेष्म होता है। अब ये सीर्मी तरल क्या है, इसका काम क्या है, ये सीर्मी तरल है, यह भोजन को क्या करता है, गीला करता है। ठीक है, ये भोजन को गीला करता है। और ये चिपचिपा श्लेष्म क्या करता है, ये जो चिपचिपा श्लेष्म होता है यह स्नेहक का काम करता है। किसका, स्नेहक का कार्य करता है। ये स्नेहक क्या होता है, ये स्नेहक को बोलते हैं हम लुब्रिकेंट। अब इनको मैं समझाता हूं कि ये है क्या है। इसमें क्या होता है, जब लार होती है, हम जब भोजन खाते हैं, ठीक है, दांतों से उसको चबाते हैं, तो भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि छोटे छोटे कणों में बढ़ जाता है। तो लार क्या करती है, भोजन को गीला करती है, जिससे वो भोजन इकट्ठा हो जाता है। यानी कि लार अपने चिपचिपे श्लेष्म से और सीर्मी तरल के द्वारा उस भोजन के छोटे छोटे कणों को आपस में बांध देती है, जिससे किसका निर्माण होता है, जिससे बनता है बोलस। क्या, बोलस को बोलते हैं। भोजन की जो लुगदी बनती है वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। तो बोलस के कारण ही जो भोजन होता है वो आसानी से ग्रास नली से निकल के कहां पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है आमाशय में यानी कि स्टोमक में। ठीक है, और उसको निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए लार हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। किसके लिए, पाचन के लिए। और लार क्या करती है, लार होती है उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये भोजन में पाया जाने वाला एक पोषक तत्व होता है। कार्बोहाइड्रेट एक मोनोसैकेराइड होती है। तो सैकेराइड किसको बोलते हैं, शर्करा को बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट होती है वो एक मोनोसैकेराइड होती है। और जो मोनोसैकेराइड, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीमर होगा बहुलक, वो क्या कहलाएगा, पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसैकेराइड होता है वो कौन होता है, वो होता है स्टार्च। क्या, स्टार्च। तो लार के द्वारा इस स्टार्च का क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है, पाचन। ठीक है, तो इस स्टार्च का लार के द्वारा यानी कि मुख में 30% तक पाचन हो जाता है। कितना, 30% तक पाचन हो जाता है। तो लार ग्रंथि से पाचन कैसे होता है, लार ग्रंथि में 2 एंजाइम स्रावित होते हैं। यानी कि जो लार ग्रंथि होती है वो 2 प्रकार के एंजाइम निकालती है। क्या निकालती है, एंजाइम। ठीक है, ये 2 प्रकार के एंजाइम निकालती है। पहला होता है टायलिन और दूसरा होता है एमिलेज। कौन सा, एमिलेज। ठीक है, एमिलेज। तो ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, टायलिन और एमिलेज जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, जो पॉलीसैकेराइड शर्करा होती है। कौन सी, पॉलीसैकेराइड शर्करा, ये क्या होता है, स्टार्च होती है। ठीक है, तो ये पॉलीसैकेराइड शर्करा यानी स्टार्च को किसमें चेंज कर देते हैं, ये माल्टोस में चेंज कर देते हैं। किसमें, माल्टोस में। ये माल्टोस भी क्या एक शर्करा होती है। तो ये माल्टोस होता है आगे चलकर किसमें पहुंच जाता है, आमाशय में। ठीक है, जो मुख से जो भोजन पचता है वो किसमें पहुंचेगा, आमाशय में। आमाशय में पहुंचेगा ना, तो आमाशय में जाने के बाद ये आगे किसमें जाता है, ये जाता है छोटी आंत में। यहां भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। तो छोटी आंत में पहुंचने पर इस माल्टोस को एक एंजाइम होता है, कौन सा, माल्टेज। कौन सा, माल्टेज। तो इस माल्टेज एंजाइम के द्वारा माल्टेज को किसमें बदल दिया जाता है, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये होती है लार ग्रंथि। और आगे इसके कुछ कार्य भी हैं। इसके अलग से कार्य कौन कौन से हैं, ये भोजन को घोलने का काम तो करती है, भोजन को घोलने का काम करती है, भोजन को गीला करने का काम करती है। इसके साथ ही ये मुख गुहा यानी कि माउथ कैविटी, जीभ और दांतों की सफाई करने का भी काम करती है। ओके, तो लार ग्रंथि के आगे चल के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, लार ग्रंथि का पहला पार्ट है कर्ण पूर्व ग्रंथि, कर्ण पूर्व ग्रंथि। दूसरा है अधोजंभ ग्रंथि, अधोजंभ ग्रंथि। और तीसरा है अधोजिह्वा ग्रंथि,
अधोजिह्वा ग्रंथि। कर्ण पूर्व ग्रंथि को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैरोटॉइड। किसको? पैरोटॉइड किसको बोलते हैं? कर्ण पूर्व ग्रंथि को। और दूसरी कौन सी है? अधोजंभ ग्रंथि, इसको बोलते हैं सब मैंड्यूलर। कौन सी? सब मैंड्यूलर, ठीक है। और एक होती है अधोजिह्वा ग्रंथि, इसको बोलते हैं सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ओके, तो 3 ग्लैंड हो गई, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड है उसके 3 पार्ट हो गए। पहला हो गया पैरोटॉइड, दूसरा हो गया सब मैंड्यूल और तीसरा हो गया सब लिंगुअल, ठीक है। यानी कि कर्ण पूर्व ग्रंथि, अधोजंभ ग्रंथि और अधोजिह्वा ग्रंथि, तो इसके 3 पार्ट हो गए। अब ये क्या काम करती हैं? जो कर्ण पूर्व ग्रंथि है ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है गालों में, ठीक है। इसके कारण जो श्लेष्म होता है उसका श्रावण किया जाता है, ठीक है। और अधोजंभ ग्रंथि होती है वो एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो सीर्मी तरल और चिपचिपे श्लेष्म दोनों का श्रावण करती है। और अधोजिह्वा ग्रंथि होती है ये सिर्फ किसका श्रावण करती है? ये श्लेष्म तरल का श्रावण करती है। ओके, तो ये हो गई लार ग्रंथि। ओके, समझ में आ गया कि लार ग्रंथि क्या होती है? लार का मेन काम होता है कि भोजन को गीला करना ताकि वो आसानी से आमाशय तक पहुंच सके, ठीक है। आ गया समझ? अब इसके बारे में हम सेकंड पढ़ने वाले हैं पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के बारे में, तो मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं दूसरी पाचन ग्रंथि। तो दूसरी पाचन ग्रंथि कौन सी है? यह है अग्नाशय। अग्नाशय को बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, तो ये अग्नाशय क्या है? तो ये अग्नाशय है, यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि यानी कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, अंतःस्रावी ग्रंथि, और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है, बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, और बाह्यस्रावी बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। जब ये अंतःस्रावी ग्रंथि है तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? ये हार्मोन स्रावित करती हैं। क्या? हार्मोन। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं वो क्या स्रावित करती हैं? वो एंजाइम स्रावित करती हैं। क्या? एंजाइम। तो अंतःस्रावी के रूप में ये कौन से हार्मोन स्रावित करती है? ये 2 हार्मोन स्रावित करती है। एक तो होता है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागोन। ओके, और बाह्यस्रावी के रूप में ये अग्नाशय रस का श्रावण करती है। अग्नाशय रस, ठीक है। तो अग्नाशय रस में बहुत सारे क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। ओके, अब इसकी स्थिति के बारे में देखते हैं कि ये कहां पर स्थित होती है। यह है आमाशय के नीचे और पीछे, नीचे भी होती है और पीछे भी होती है, तथा तिल्ली को क्या बोलते हैं? पिलीहा भी बोलते हैं, पिलीहा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, ठीक है। ये आमाशय के नीचे, पीछे तथा तिल्ली, पिलीहा एवं ग्रहणी क्या होती है? ड्यूडेनम। ये ग्रहणी किसका पार्ट होती है? मैंने बताया था ग्रहणी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत का भाग होती है। ग्रहणी से घिरी रहती है, यानी कि जो अग्नाशय होती है वो आमाशय के नीचे, पीछे एवं तिल्ली, पिलिया एवं ग्रहणी के नीचे स्थित होती है, यानी कि इनसे ये घिरी रहती है। जैसे कि मैं डायग्राम बताता हूं। जैसे ये हो गया आमाशय, ठीक है, ये हो गया आमाशय और आमाशय ये हो गई ग्रहणी, इस जगह पर होगी ग्रहणी, और इस जगह पर होता है स्प्लीन, यानी कि जो पिलिया होता है वो यहाँ पे होता है। ये ग्रहणी हो गई, ये हो गया आमाशय, तो ये इस जगह पर स्थित होती है, इस जगह पर, ठीक है। किस जगह पर? यहाँ पे स्थित होती है। तो ये वाली जो ग्रंथि दिख रही है ये कौन सी ग्रंथि है? ये है अग्नाशय,
अग्नाशय, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैनक्रियाज। ओके, आ गया समझ। तो ये है अग्नाशय, ये किससे घिरा रहता है, ये आमाशय के नीचे रहता है और स्प्लीन प्लीहा से ये घिरा रहता है। ठीक है ना, आ गया समझ। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो यह है 6 से 8 इंच, 6 से 8 इंच लंबी होती है। ठीक है, और इसका आकार होता है यू आकार का होता है, ऐसे यू आकार। ठीक है, यहां पे ये होती है, ये यू आकार की होती है। कैसे, यू आकार की होती है। तो अग्नाशय ग्रंथि हो गई, वो कैसी है, एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। अंतःस्रावी ग्रंथि होगी तो हार्मोन का स्रावण करेगी, और बाह्यस्रावी ग्रंथि होगी तो एंजाइम का स्रावण करेगी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यह ग्लूकागोन और इंसुलिन नामक 2 हार्मोन का स्रावण करती है, और बहिस्रावी के रूप में यह एंजाइम का स्रावण करती है, जैसे कि अग्नाशय रस, इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसकी लंबाई कितनी होती है, ये 6 से 8 इंच लंबी होती है। इसका आकार यू आकार का होता है, और यह आमाशय से नीचे पाई जाती है, स्प्लीन और यानी कि प्लीहा, और जो छोटी आंत का हिस्सा होता है ग्रहणी, उससे घिरी रहती है। ओके, तो इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन होते हैं कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या काम करते हैं, ये हमारे रक्त में जो शर्करा होती है उसको नियंत्रित करते हैं, यानी कि ये ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं। और जो एंजाइम होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो छोटी आंत में यानी कि आंतों में वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो अपने आकार देख लिया। आकार के अलावा ये जो हार्मोन्स होते हैं कौन से, इंसुलिन और कौन से, ग्लूकागोन, ये क्या काम करते हैं, ये ब्लड शुगर के लेवल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब हुआ कि यह रक्त शर्करा के लेवल को नियंत्रित करते हैं। ओके, और एंजाइम होते हैं, एंजाइम वो क्या काम करते हैं, वो आंतों में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये मिटा देता हूं। ओके, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और वो क्या कार्य करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अग्नाशय में और कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि अग्नाशय में अग्नाशयी रस पाया जाता है, तो अग्नाशयी रस में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके लिख लो और समझ लो। मैं आपको बता देता हूं कि उनका कार्य भी क्या होता है। तो पहला एंजाइम है एमिलेज। कौन सा, एमिलेज। मैंने बताया था जब लार ग्रंथि में अभी पढ़ाई थी, तो लार ग्रंथि में भी टाइलिन और एमिलेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो एमिलेज क्या काम करता है, वहां पर भी भोजन में जो स्टार्च होती है, स्टार्च को किसमें बदल देता है, माल्टोज में। ठीक है, तो एमिलेज होता है, ये क्या काम करता है, ये स्टार्च को किसमें चेंज कर देता है, माल्टोज। किसमें, माल्टोस में। ठीक है, दूसरा है ट्रिप्सिन। कौन सा, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या काम करता है, यह प्रोटीन को बदल देता है पेप्टाइड में, पेप्टाइड। तीसरा है, यह है काइमोट्रिप्सिन। एक है ट्रिप्सिन और दूसरा है काइमोट्रिप्सिन। तो काइमोट्रिप्सिन भी सेम काम करता है, यह भी प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। किसमें, पेप्टाइड में। ओके, चौथा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये भी सेम काम करता है, किसको, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। किसमें, पेप्टाइड। इसके अलावा यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में भी बदल देता है, अमीनो अम्ल। ओके, एमिनो एसिड में बदल देता है। अगला है लाइपेज।
अब लाइपेज एंजाइम क्या काम करता है? लाइपेज एंजाइम होता है ये वसा को मोनोग्लिसरॉल में बदल देता है। किसमें? ग्लिसरॉल। ठीक है, और इसके साथ ही ये बसीय अम्ल में भी बदल देता है, बसीय अम्ल। ओके, और एक इसमें लास्ट होता है, यह है न्यूक्लिएजेज। यह क्या काम करता है? यह जो डीएनए होता है हमारे शरीर में, डीएनए और आरएनए से मिलकर क्या बनाता है? यह बनाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो एमिलेज होता है वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में, और काइमोट्रिप्सिन है वो भी प्रोटीन को पेप्टाइड में। और आगे कौन सा है? आगे है कार्बोक्सिल जो पेप्टाइडेज है वो क्या काम करता है? वो भी प्रोटीन को पेप्टाइड में और साथ में अमीनो अम्ल में बदल देता है। इसके बाद है लाइपेज वसा को मोनोग्लिसरॉल और बसीय अम्ल में बदल देता है। और लास्ट आता है न्यूक्लिएजेज है वो डीएनए और आरएनए से मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। तो ये अग्नाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम हो गए? ये 6 एंजाइम हो गए। इनके अलग अलग कार्य हैं और इन सभी एंजाइम का जो कार्यस्थल होता है वो क्या होता है? वो होता है छोटी आंत। क्या? छोटी आंत। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम छोटी आंत में ही अपने कार्य को पूरा करते हैं। ओके, आ गया समझ? क्योंकि छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। सबसे ज्यादा जो भोजन का पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत अच्छे से पढ़ा है और आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा, आपको सब कुछ आता होगा, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो पाचन ग्रंथि है यानी कि जो डाइजेस्टिव जो ग्रंथ है वो अगली पढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सी है? यकृत यानी कि लीवर। ओके, तो मैं ये मिटा देता हूँ। तो पाचन ग्रंथि में जो नेक्स्ट ग्रंथि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसका नाम है यकृत। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लीवर। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम जिगर, कलेजा। ठीक है, इसको हम जिगर भी बोलते हैं, इसको हम कलेजा भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं कि कलेजे पे जलन हो रही है तो वो कलेजा मुंह को नहीं बोलते हैं, कलेजा बोलते हैं यकृत को, यानी कि लीवर को कहा जाता है। ओके, तो लीवर है क्या है? तो लीवर एक पाचन ग्रंथि है। कौन सी? पाचन ग्रंथि है। तो यह एक क्या है? पाचन ग्रंथि है, पाचन ग्रंथि। और लीवर है क्या है? यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, आंतरिक अंग। ठीक है, अब मैंने ये आंतरिक शब्द उपयोग क्यों किया? क्योंकि ये आंतरिक अंग इसीलिए है कि शरीर का जो सबसे बड़ा जो बाह्य अंग होता है, कौन सा? बाह्य अंग, वो हमारी होती है स्किन यानी कि त्वचा। ओके, और शरीर का सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग होता है वो होता है कौन? लीवर होता है। ठीक है, और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ग्रंथि है। ठीक है, तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो थायराइड ग्रंथि है। वो गलत है। शरीर की सबसे बड़ी शब्दों को अच्छे से समझना कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, यदि ये शब्द उपयोग में आता है तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, वो होती है थायराइड। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, आ गया समझ? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो होती है थायराइड ग्रंथि, और जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो होता है यकृत। ओके, यदि आपसे अलग से ये पूछा जाता है, अंतःस्रावी नाम लेके पूछा जाता है कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी वाली? अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो होती है थायराइड। ठीक है, और जो यकृत के बारे में पूछा जाए तो ये वैसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ओके, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब ये कहाँ पे स्थित होता है? तो यह है मध्यपट। मध्यपट किसको बोलते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे स्थित होता है, नीचे स्थित होता है। डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। ठीक है, और इसका आकार कैसा होता है? तो जो यकृत होता है वो कौन सी शेप में होता है?
यह त्रिकोणाकार होता है, त्रिकोणाकार होता है। त्रिकोणाकार को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइएंगुलर शेप। ओके, तो यह त्रिकोणाकार का होता है, यानी कि त्रिकोणाकार होता है, यानी कि ट्राइएंगुलर शेप का होता है। इसका जो वजन होता है वो होता है लगभग 1.5 किलो। कितना? 1.5 किलो, ठीक है, यानी कि 1.5 kg। ओके, यानी कि 1500 ग्राम, ठीक है। और यह शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो यह शरीर में राइट साइड यानी कि दाईं तरफ। इसका कलर होता है पिंकिश। कैसा? पिंकिश, यानी कि गुलाबी कलर का होता है, गुलाबी कलर का, ठीक है। तो ये हमारे शरीर में यहाँ फेफड़ों से नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है, क्योंकि डायफ्राम के ऊपर ही फेफड़े टिके रहते हैं। तो इस डायफ्राम के नीचे जस्ट इस जगह पे लीवर पाया जाता है, यानी कि यकृत पाया जाता है, ठीक है। तो इसका वजन ये हो गया। और इसका जो अधिकतम वजन होता है, इसका अधिकतम वजन इसके राइट पार्ट, यानी कि जो दायां पार्ट होता है, दायां भाग पर होता है, ठीक है। तो यह 2 पालियों में विभाजित होता है। यह 2 पालियों में, 2 पालियां, यानी कि 2 लॉब्स, ठीक है। पालियों क्या बोलते हैं? लॉब्स। 2 लॉब्स में विभाजित होता है, 2 लॉब्स में विभाजित होता है। इसका डायग्राम बनाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका निर्माण किससे होता है? तो यकृत है, यकृत 1 लाख, कितनी? 1 लाख, यानी कि 1 लाख, 1 लाख छोटी छोटी संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। इकाइयों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इन 1 लाख इकाइयों से यह निर्मित होता है। इन इकाइयों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है यकृत पालिकाएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर लोबुल्स। तो यकृत होता है वो 1 लाख छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयों से में विभाजित होता है। यह इनसे निर्मित होता है। इन इकाइयों को यकृत पालिकाएं कहा जाता है, ठीक है। आ गया समझ? और यकृत क्या काम करता है? और लीवर होता है वो पित्तरस का निर्माण करता है। किसका? पित्तरस का। यहां पे लिख देता हूं, आपको दिख रहा होगा, यह पित्तरस का क्या करता है? निर्माण करता है। पित्तरस को क्या बोलते हैं? बाइल जूस। क्या? बाइल जूस। यह पित्तरस का निर्माण करता है। और इस पित्तरस को यकृत वाहिनी उपतंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेपेट डक्ट सिस्टम। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेपेट डक्ट सिस्टम, यानी कि यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा इसके साथ ही पित्तरस वाहिनी। तो पित्त वाहिनी क्या बोलते हैं? ये होती है बाइल डक्ट, ठीक है। तो यकृत में से पित्तरस को यानी कि बाइल जूस को यकृत वाहिनी उपतंत्र यानी कि हेपेट डक्ट सिस्टम और बाइल डक्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं पित्त वाहिनी के द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है? पित्ताशय में। किसमें? पित्ताशय में। पित्ताशय को बोलते हैं गाल ब्लैडर, ठीक है। तो ये समझो कि पित्तरस होता है यानी कि बाइल जूस होता है, उसका निर्माण तो लीवर में होता है, ठीक है, लेकिन उसको स्टोर किया जाता है पित्ताशय में। किसमें? पित्ताशय में। तो पित्ताशय को बोलते हैं गाल ब्लैडर। तो यह गाल ब्लैडर में स्टोर होता है
और जब जरूरत पड़ने पर भोजन के पाचन के लिए पित्तरस की काफी भूमिका होती है। तो बाइल डक्ट के द्वारा पित्ताशय से जो पित्तरस होता है उसको कहाँ पहुंचा दिया जाता है, छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है, जो भोजन को पचाने में अहम भूमिका निभाता है। ओके, समझ में आ गया कि पित्तरस क्या होता है, बाइल जूस, पित्ताशय होता है गॉल ब्लैडर, और यकृत को बोलते हैं लीवर। ठीक है, समझ में आ गया ना कि पित्तरस का निर्माण होता है किसमें, लीवर में। तो आपको मैं एक बार डायग्राम से समझा देता हूं कि लीवर कैसे होता है और कहां पर स्थित होता है। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं। तो अब देखिए, ये ग्रास नलिका हो गई, ग्रास नलिका। ठीक है, ग्रास नलिका यहां पर हो गया डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर रहते हैं फेफड़े, फेफड़े हो गए ना। तो इस जगह पर फेफड़ों के नीचे राइट साइड में, ठीक है, यहां से राइट साइड में ये हो गया। और ग्रास नलिका ये किससे जुड़ी होती है, ये यहां पर जुड़ी होती है आमाशय से। किससे, आमाशय से। तो आमाशय तो ये हो गया ऐसे बन के यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, ये क्या होगा, आमाशय यानी कि स्टोमक। ये हो गया डायफ्राम यानी कि मध्यपट, मध्यपट किसको बोलते हैं, डायफ्राम को। और ये हो गया लीवर, क्या हो गया, लीवर हो गया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक ग्रंथि कराई थी, अग्नाशय ग्रंथि बताई थी। तो अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पर होती है, यहाँ जगह पे युवाकार में होती है, मैंने बताया था। इस जगह पे स्प्लीन यानी कि तिल्ली बताई थी, यहाँ पे गैडी यानी डुडेनम बताया था। तो आमाशय, डुडेनम, तिल्ली, स्प्लीन, इससे ग्री कौन सी होती है, ये होती है अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, ये होता है लीवर। और लीवर के नीचे जस्ट में पाया जाता है गॉल ब्लैडर। क्या, गॉल ब्लैडर, ब्लैडर इसे बोलते हैं पित्ताशय। तो लीवर होता है, ये दो पालियों में विभाजित होता है। तो ये यहां से दो पालियों में विभाजित हो गया। इसकी जो राइट वाली पाली होती है इसमें सबसे ज्यादा वजन होता है और लेफ्ट वाली पाली में कम वजन होता है। ठीक है, तो राइट वाली जो पाली है वो बड़ी होती है, पाली बोलते हैं लॉब्स को। ओके, और इसका वजन कितना होता है, इसका वजन होता है 1.5 किलो। और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ा अंग होता है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। और इसका आकार त्रिकोणाकार यानी कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो ये होता है यकृत, आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी मैं आपको एक अच्छी सी इमेज दिखा देता हूं जिसमें आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ आ जाएगा कि हमारी बॉडी में लीवर कहां पे पाया जाता है। जो आपको इमेज दिख रही है, ठीक है, इसमें जो ये पिंक कलर का, जो रेड कलर का दिख रहा है, ये क्या है, लीवर है। ओके, समझ में आ रहा है ना कि लीवर कहां पे है। ओके, और एक इमेज मैं अग्नाशय की दिखा देता हूं यानी कि पैनक्रियाज की दिखा देता हूं कि पैनक्रियाज कहां पे शरीर में हमारे में स्थित होता है। तो जो आपको ये इमेज दिख रही है ये है पैनक्रियाज। ठीक है, दिख रहा है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि पैनक्रियाज कहां पे स्थित होता है। तो ठीक है, फिर आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। आज पाचन तंत्र है वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पाचन तंत्र की आपकी कल की क्लास है वो लास्ट क्लास होगी। तो उसमें पाचन तंत्र आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी बहुत सारी क्लास लग रही हैं, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि पाचन तंत्र की 4 क्लास हो गई, तो ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है। सबसे पहले जब आप वीडियो खोलते हो ना तो सबसे पहले वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और घर पे पढ़ाई करो अच्छे से आराम से। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और आपका दिन शुभ हो, मैं मनोकामना करता हूं। लेकिन घर में रहना है, बाहर इधर उधर डोलना नहीं है, क्योंकि बाहर बहुत खतरा चल रहा है। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अपन कल की नेक्स्ट क्लास में।